कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है m, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर है n, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m अपॉन n। अगर इसे आप बेसिक से करते हो तो कैसे करोगे? सर बेसिक से ऐसे करेंगे कि मुझे m बाई n निकालना था, आपने बोला कि मुझे m बाई n निकालना है, मैं बोला ठीक है सर निकाल देते हैं। मैं बोला m बराबर क्या है, तो m बराबर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और n बराबर क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है कि जो सेक थीटा होता है सर वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है और जो कॉसेक थीटा होता है सर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब देखो भाई, मैं बोलूं कि सेक थीटा के जगह पर 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा के जगह पर 1 अपॉन साइन थीटा हमने लिख दिया। मुझे पता था कि n बराबर क्या है, n बराबर है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा और n बराबर सेक थीटा के जगह पर हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा के जगह पर लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो, आप अगर मैं आगे सॉल्व करूं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा चला जाएगा, यहां पे कॉस थीटा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन ये साइन थीटा यहां, ये कॉस थीटा यहां, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इससे ये कट जाएगा और ये जो बटे में है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो जो m बाई n है वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर आएगा। तो जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम तरीके से क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। अब आप ध्यान से समझना मेरी बातों को, अब आप ध्यान से समझना। क्या सर इस सवाल को करने का यही तरीका था? बिल्कुल नहीं, ये आपका एक बेसिक अप्रोच है जो कि जो 10th पास कर लिया है जो बच्चा वो इस सवाल को ऐसे कर सकता है। लेकिन आप कंपिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, आपको हमेशा जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें आपको सिर्फ नॉलेज का जांच नहीं होता है, वहां पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग का जांच होता है कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सोच पाते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं टीसी बना दूं कि आप टिकट क्लर्क हो गए या फिर आप टिकट चेक करने वाले अधिकारी हो गए, ट्रेन में टिकट चेक करना है, आपको सिर्फ देख के पता लगा लेना है कि कौन सा विदाउट टिकट है, कौन सा टिकट लिया है। कैसे देखोगे? तो आपका मेंटली उतना सोचने का क्षमता बढ़ेगा तभी तो सवाल को आप बेसिक से कर रहे हो, बेसिक से करने आता है तो आप पूछोगे आपके पास टिकट है, आपके पास टिकट है, आपके पास टिकट है, आपके पास टिकट है, 5 लोगों से, तो बोलेगा हाँ है सर, हाँ नहीं है सर। हम 5 में से देख के दूर से समझ जाएंगे उसके पास टिकट नहीं है, उसके चेहरे का रिएक्शन। वैसे ही आपको सिर्फ सवाल को देखना है और समझ जाना है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं रैंकर्स अप्रोच। रैंकर अप्रोच कुछ और नहीं है, बस सवाल को देखने के बाद ना जो मेरा रिएक्शन होगा, जो मेरा थॉट बिल्ट होगा, उसी को रैंकर्स अप्रोच बोलता हूं, और कुछ नहीं है। अब मैं इस सवाल को देखा, क्या मुझे इसे बेसिक से करना है? नहीं सर। फिर कैसे करना है? इसे मैं एक और तरीका से कर सकता हूं, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग मैं लिख के सिखाता हूं, लेकिन मैं आपको ऐसा बिल्ड कर दूंगा, एक टाइम पर वैल्यू पुटिंग वर्बली कर दोगे, मैं अभी लिख के सिखाता हूं। अगर मैं आपको वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बताता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर किसी सवाल में साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, ये तो इजी सवाल है, बड़े सवालों में इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। साइन थीटा भी हो, कॉस थीटा भी हो, सेक थीटा भी हो, कॉसेक थीटा, अगर चारों के चारों प्रेजेंट हो तो हमेशा थीटा को 45 डिग्री पुट करना चाहिए, हमेशा थीटा को 45 डिग्री पुट करना चाहिए। अरे यार पता नहीं कैसे ये बोर्ड, थीटा को 45 डिग्री पुट करना चाहिए, ठीक है। अब हमने कॉस थीटा को 45 पुट किया, किसको किसको कॉस 45 का वैल्यू पता है? कॉस 45 होता है 1/√2, साइन 45 होता है 1/√2 और ये बराबर हो जाएगा m। तो m बराबर होगा 1/√2 प्लस 2/√2, 1 2/√2, ये काट के आया √2। अब देखो ये चीज आप लिख के अभी कर रहे हो और मैं भी लिख के करा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा नॉलेज और ऐसा टाइम आएगा जब मैं आपको बिल्ड कर दूंगा, आप सीधे बोलोगे 1/√2, 1/√2, 2/√2, √2 आएगा, ऐसे आप करने लगोगे। लेकिन उसका स्टेप है, धीरे धीरे हम लोग वहां पे पहुंचेंगे। हम n का वैल्यू निकालते हैं, n का वैल्यू निकालेंगे सर, सेक थीटा मतलब √2, सेक 45, थीटा को हमने 45 बोल दिया, तो सेक 45 डिग्री √2 और कॉसेक 45 डिग्री √2, तो n का वैल्यू क्या आया? 2√2। अब मुझे m बाई n निकालना है, m बाई n मतलब √2/2√2, तो √2 से √2 खत्म, 1/2। अब मुझे कौन से ऑप्शन में थीटा को 45 रखूं कि 1/2 आए? अब ये इतना अभी आपको लिख के करने में लग रहा होगा कि सर ये लेंदी हो रहा है, बिल्कुल लेंदी नहीं भाई। अब थोड़ा सा जब करने लगोगे 1/2 प्लस 1/2, 2/2, ये √2 हो गया, √2 प्लस √2 ये 2√2 हो गया, तो √2 अपॉन 2√2 सीधे 1/2, इतना तेज करने लगोगे। अब मैं बोलूं कौन से ऑप्शन में 45 पुट करूं कि 1/2 आए? यहां पे सर 1 है, ये तो नहीं होगा, यहां पे √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, यहां पे अगर √2 रख दूं और यहां पे भी √2 रख दूं तो √2 इंटू √2 2 होगा। यहां पर cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री 1 होता है और tan 45 डिग्री 1 होता है, तो cot 45 इंटू tan 45 1 हो जाएगा। अब मैं अगर कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 ऑप्शन को काट दिया, तो चौथा ऑप्शन खुद ही आंसर मिल जाएगा। आंसर निकालने के 2 तरीके, या तो सही वाला पालो या 3 को गलती बना दो। तो अभी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है लिखने में कि मैं इसको सेक 45 लिखूं तो ये √2 आएगा, cosec 45 √2 आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बेहतर परफॉर्म करने लगोगे। थोड़ा पसीना आ रहा है, मैं बोला ना ये लैब बन रहा है, आपको धीरे धीरे चाहे रीजनिंग की क्लास हो चाहे साइंस की क्लास हो सब कुछ देंगे। तो ये इसमें एसी नहीं लगा है, मैं इसी से क्लास ले रहा हूँ। जानते हो कितना टाइम हो रहा है? रात के 12 समथिंग मिनट हो रहे हैं, बता देता हूँ, नहीं 11:32। गलत टाइम दिखा रहा है, गलत टाइम दिखा रहा है। मैंने देखा था 11:47 का राउंड क्लास ले रहा हूँ, रात को 12 बजे क्लास ले रहा हूँ, टाइम नहीं मिला दिन भर। आ जाओ इस सवाल को करते हैं। इन एन एग्जाम 45% स्टूडेंट्स पास्ड
एंड 79,750 स्टूडेंट डिड नॉट पास। यही चीज आपको दिखाना चाहता हूं। यहां बोला है परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या है? दो पर्सपेक्टिव होता है, दो नजरिया होता है देखने का। एक नजरिया कि हमें जो दिखाया जा रहा है, एक नजरिया जो हमें देखना है। जैसे मैं आपके सामने बोलूं, मेरे पास एक बोतल है, मान लो उसके आधा खाली है, बोतल था लेकिन पूरा भरा था इसलिए नहीं दिखाया, बोतल है पूरा भरा है। अगर मान लो ये आधा खाली हो, पानी जैसे हम पी जाते हैं थोड़ा सा, बहुत प्यारा एग्जांपल होगा, दो नजर होगा। मैं बोलूंगा इसका 80% भरा हुआ है, आप बोलोगे नहीं सर 20% खाली है। ऐसे ही बोला जाता है। गांव में 40% जनसंख्या महिलाएं हैं। अब 40% महिलाएं हैं तो आप बोलोगे 60% पुरुष है। किसी स्कूल में 70% लड़के हैं, सर 70% लड़के हमें बताए गए हैं, 30% लड़कियां हैं। वैसे यहां पे बोला गया है कि किसी स्कूल में 45% स्टूडेंट पास हो गए, मतलब जो बचे होंगे 100 - 45, 55% फेल हो गए। तो आपको दूसरा पर्सपेक्टिव देखने आना चाहिए, एक जो एग्जामिनर दिखा रहा है, एक जो हमें देखना है। अब 55% फेल हो गए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 79,750 बच्चे फेल हो गए। तो जो 55% बच्चे हैं, जो 55% बच्चे हैं उसका वैल्यू होगा 79,750। मैं अगर काटूं तो 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55। अगर 5 से काटूं तो 14 × 5 = 70 और 5 × 5 = 25। तो 1% की वैल्यू 145 है। तो 100% की वैल्यू आपका 145 × 100 14,500 हो जाएगा। थोड़ा सा इस बोर्ड पे लिखने का भी नया हैबिट नहीं है, धीरे धीरे मैं इस पे भी बहुत अच्छा हैंडराइटिंग लिखने लगूंगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। बोला है इफ PQ इज अ 2-digit नंबर देन PQ - QP विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बोला है कि यदि PQ एक 2 अंकों की संख्या है, बोलोगे जी सर, और PQ को QP से माइनस किया जाएगा तो PQ किस संख्या से विभाज्य होगा। इसको पहले बेसिक से करते हैं। बेसिक से अगर कोई भी 2 अंक का संख्या है उसे कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं 12 एक 2 अंक की संख्या है तो इसे मैं लिख सकता हूं 10 + 2। अगर मेरे को कोई लिखे कि 37 एक 2 अंक की संख्या है तो इसे लिख सकता हूं 10 × 3 + 7। कितने लोगों को संख्याओं का विस्तारित फॉर्म लिखने आता है? संख्याओं का विस्तारित फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। वैसे यहां पे बोला गया कि PQ एक 2 अंकीय संख्या है, तो आप बोलोगे सर PQ को मैं लिख दिया 10p + Q। और दूसरा जब PQ को QP से घटाया, मतलब जो QP होगा उसे कैसे लिख सकता हूं 10Q - P। अब मैं बोलूं कि मेरे को PQ से QP घटाना है तो PQ - QP बराबर 10p - P 9p और Q - 10Q 9Q 9Q। अगर 9 कॉमन कर लूं तो क्या आएगा P - Q। मुझे क्या मिल रहा है कि जो PQ - QP है वो 9 - 9 × P - Q है। मतलब जो संख्या आ रहा है वो 9 से डिविजिबल आ रहा है, जो संख्या आ रहा है वो 9 से डिविजिबल आ रहा है। ये एक बेसिक तरीका है इस सवाल को करने का, ये एक बेसिक तरीका है इस सवाल को करने का। लेकिन मैं आपको एक एडवांस तरीका सिखाऊं। मैं बोलता हूं कि कुछ सवाल होते हैं जो आपको करने आना चाहिए, ठीक है, हमको बेसिक आता है भाई, हम इस तरीके से बेसिक से कर लेंगे। लेकिन जब आपको पेपर को टॉप करना है, रैंक लाना है, आप चाहते हो कि आप अपने राज्य के राजधानी में स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे हो। चलो मान लिया हम बिहार के पटना से हैं और हमारा पोस्टिंग हो गया चेन्नई में स्टेशन मास्टर, चेन्नई में हम TC बन गए, क्या फायदा होगा भाई। हमको बिहार के हैं और बिहार में समस्तीपुर घर है, मान लीजिए आरा घर है और आरा में नहीं मिला, कोई बात नहीं, आरा में शायद नहीं मिलता है, सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है, मुझे पता नहीं है मुझे, लेकिन ठीक है सेम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, आरा के हैं बक्सर मिल गया, आरा के हैं पटना हमने ले लिया अपने जगह। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसे नहीं पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो, हम भी पढ़ाते हैं ऐसे, लेकिन ना एक होता है तरीका उल्टा सोचने वाला। अब देखो उल्टा सोचने वाला तरीका आप समझना, इसी को रैंकर से अप्रोच बोलते हैं। आपको 30 सवाल आएगा तो 30 सवाल में से 15-20 सवाल में रैंकर से अप्रोच लगाने सिखा दूंगा। 5-10 सवाल हम लोग 10-12 सवाल बेसिक से करेंगे, लेकिन आप 20 सवाल 22 सवाल जब रैंकर से अप्रोच से करोगे तो समय बचा लोगे। बोला PQ एक 2 अंक की संख्या, अपने मन में कोई भी 2 अंक की संख्या मान लो, कोई भी, हम बोलते हैं 10 नहीं मान के 12 मान लो, 11 मान लो, 10 भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बोला 10 एक 2 अंक की संख्या है, 10 को उल्टा करके इसे घटा दिया जाए, क्या मिला 9। मान लेते हैं 12 एक 2 अंक की संख्या है, 12 को उल्टा करके घटा दिया, क्या मिला सर 9 ही मिला, 21 - 12 -9 मिल गया। चलो मान लिया 32 एक 2 अंक की संख्या है, इसको उल्टा करके घटा दिए, क्या मिला 9। भैया जब मिलेगा तो 9 का ही मल्टीपल मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। चलो कोई और नंबर लेते हैं, एक नंबर ले लिया 72, 72 को उल्टा करके घटा दिया, क्या मिला 45। ये 9 से कटने वाली संख्या मिला। तो आप ये मन में सोच सकते थे कि कोई भी जो PQ होगा 2 अंक की संख्या होगा, बात ही खत्म। एक सेकंड में मन में सोच लिया, मान लेते 12 होता तो 12 में से घटा दो। वैसे आपको याद रखना है जो मैं सिखाने वाला हूं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। कहां से ये आया है, आपको कोई भी 2 डिजिट के संख्या को उलट के घटाओगे तो 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। लिख लो फटाफट से, 3 डिजिट के संख्या को उलट के घटाओगे तो वो 99 का मल्टीपल आएगा। लिख लो फटाफट से, ये 2 पॉइंट आप फटाफट से लिख लो, बिना सोचे समझे फटाफट से इसे लिख लो, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 280 द रिमाइंडर इज 73, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35।
बोला है कि किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करे तो क्या शेष बचेगा। मैं बेसिक सिखा दूं, सिखा देता हूं। वैसे तेज बच्चा करेगा 35 दूना 70, 3 बचा आंसर। ऐसे मैं आपको सिखाता हूं क्यों ऐसे कर पाए हो। आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो, मैं बोला कि 8 से मैं 13 में भागा दे रहा हूं, तो 8 एकम 8, 5 बच गया। अब मैं बोला कि 8 का ही एक मल्टीपल, 8 का ही एक गुणनखंड, फैक्टर, 8 का ये गुणनखंड है 2। अगर 2 से मैं 13 में भागा दूं तो क्या शेष बचेगा। 2 छके 12, 1। सर 1 बचेगा। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट जो होता है ना, अगर जो भागा देने वाला संख्या है जिसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर के गुणनखंड से आप उस संख्या में भागा देते हो तो वो प्रोसेस लंबा बनता है। आप क्या करो, जो डिवाइजर से आने वाला शेष है उस शेष को ही डिवाइड कर दोगे उसके गुणनखंड से, तो भी सेम शेषफल बचेगा। आप इस 2 से अगर इस 5 को भी डिवाइड कर देते ना तो आपका 1 का ही शेष बचता, और यहां पर भी 1 का ही शेष बचा है। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर देखो तो 35 8 है 280, 280 का एक फैक्टर है 35, तो हम 280 से कौन सा संख्या डिवाइड किया हमें नहीं पता। अब 280 से x डिवाइड किया है, y डिवाइड किया है, हमें नहीं पता। 73 शेष बचा है हमें। अब 35 से सिर्फ 73 को डिवाइड कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। 35 से सीधे सीधे 73 को डिवाइड कर दूंगा। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप सीधा बोलोगे 35 से 73 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आंसर। सर आंसर आएगा 35 से 73 को डिवाइड किया तो 35 दूना 70, 3, तो 3 विल बी द सही आंसर। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। तो अगले सवाल पे आइए, इस सवाल को सॉल्व करिए। देखो ऐसे सवाल जब एडवांस मैथ के आते हैं ना, मैं सच बता रहा हूं भाई, दिल से हाथ रख के ना, बहुत ईमानदारी से, देखो इतने पसीने में गर्मी से पढ़ा रहा हूं, पूरा भीग गया हूं। अगर आपको चमक नहीं रहा होगा शायद, तो नहीं पता, लेकिन पूरा भीग गया हूं पसीने से, मेरा हाथ पूरा भीग गया है। तो झूठ सच नहीं बोलने के लिए खड़ा होकर रात को 12 बजे पढ़ा रहा हूं। दिन में टाइम मिलता है तो मैं सबको अच्छा लगता है, किसी को रात को नींद का डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, डेडिकेशन है, ईमानदारी है। आप लोगों से प्रॉमिस किया हूँ क्लास लाऊंगा तो लेकर आऊंगा, रात को 12 बजे क्यों मैं रिकॉर्ड करूँ। तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ एक बात, इस सवाल को ना सॉल्व बहुत लोग कर लेंगे, बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन जो रैंकर अप्रोच काम करेगा ऐसे सवालों में ना, मतलब इसको धुआं धुआं उड़ा देगा। आपको मैं चाहता हूँ आप रैंकर से अप्रोच को मतलब ऐसे सीखो ना कि सवाल आए उड़ा दूंगा। मैं आपको सिखाता हूँ पहले बेसिक से, तो कुछ लोग बोलेंगे बेसिक नहीं सिखाते सर, बेसिक सिखाता हूँ। सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो आई कैन इजीली से, मैं ये बात आराम से कह सकता हूं कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलोगे जी सर। तो मेरे पास सवाल था कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 5/4। मैंने क्या किया, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में बदल दिया। अब सवाल था मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा 5/4। अब मैं क्या बोला, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस था, साइन था ना, इस साइन एक्स नहीं था, साइन था, साइन एक्स था। अब मैं कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर होगा 5/4। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको उधर ले गया, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और 5/4 माइनस 1 हो जाएगा। 4 एकम 4, 5 से 1 गया, बराबर 0 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, 4 एकम 4, 5 से 4 गया, 1/4 हो जाएगा, बराबर 0। अगर 4 से पूरे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। ये 4 इधर जाएगा तो क्या मिला, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। आपके सामने मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के सिखा रहा हूं। मान लो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते, एक स्टेप मार देते, कहीं पर 2 स्टेप कहीं मार देते, स्टेप स्किपिंग यही कर सकते हो ना भाई, और कुछ तो नहीं कर सकते। हमने लिखा आगे, अगर मैं इसे सॉल्व किया तो क्या लिखूंगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1, फैक्टराइज कर दिया, गुणनखंड लगा दिया। अब 2 साइन एक्स कॉमन करूंगा तो मैं एक स्टेप मार दे रहा हूं, 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0। आप 2 साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा, जब आप 2 साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो 2 साइन एक्स बराबर 1 आ जाएगा, और साइन एक्स बराबर 1/2 आ जाएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सवाल ना मैक्सिमम बच्चे इसी तरीके से करेंगे, मैक्सिमम बच्चे इसी तरीके से करेंगे, 99% बच्चे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा चीज सिखाता हूं, छोटा सा, ध्यान देना। हर एक बच्चे को पता है कि जो साइन थीटा है ना सर, वो पूछा है, साइन एक्स पूछा है, और साइन एक्स ही चारों ऑप्शन है। रैंकर से अप्रोच का पार्ट है, रैंकर से अप्रोच में 17-18 पार्ट सिखाता हूं, 16 पॉइंट लगभग वो डिस्कस करता हूं मैं। तो मैं एक उसमें पार्ट सिखाता हूं ऑप्शन मेथड, और इस पार्ट में एक वैल्यू पुटिंग भी सिखाता हूं। तो मैं इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता हूं, और इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकता हूं, ऑप्शन मेथड से भी कर सकता हूं, और इसे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता हूं। और भाई मैं देखो फिर से बोल रहा हूं, इस सवाल को अगर आप
इन दोनों में से कोई और तरीके से करते हो ना तो आपको इतना लिख के करना पड़ेगा और कम से कम 40-50 सेकंड देना पड़ेगा। तो बेहतर है आप रैंकर से अप्रोच लगाओ। अगर मैं बोल दूं कि साइन एक्स की वैल्यू 3/4 है, ये पुट कर सकता हूं, -1/2 एक बार पुट कर लूंगा, एक बार 3/2 पुट कर दूंगा। अगर इसमें से इसको पुट किया, ये आंसर नहीं आया, जैसे मैं इसको पुट करूंगा यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू, तो साइन एक्स अगर 1/2 होता है तो कॉस एक्स क्या होता है? सर साइन एक्स 1/2 अगर होगा तो एक्स कितने डिग्री होना चाहिए? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो इसके जगह पर √3/2 पुट कर दो, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहां पर 1 आना चाहिए था ना, 1 नहीं आ रहा है। √3/2 का स्क्वायर 3/4 और 3 1 4/4, 1 आना चाहिए था, 5 कैसे आ रहा है? साइन एक्स का वैल्यू 1/2 तभी आता है जब साइन एक्स का वैल्यू 1/2 तभी आता है जब ये √3/2 होगा। 3/4 + 1/4, यहाँ पे कुछ गलती है मे बी, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करना ही चाहिए। 2 sin x -1, 2 sin x -1, सब सही है। √3/2 का स्क्वायर किया तो 3/4 हो गया और ये अच्छा एक गलती कर दिया हूँ मैं, बोला ना कुछ गलती कर रहा हूँ। यहाँ पर 1/2 आया था ना भाई, थोड़ा आप लोग को बोलना चाहिए सर आप गलती कर दिए हो। यहाँ 1/2 आया था ना, साइन एक्स का वैल्यू तो 1/2 है, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये 3/4 ये 2/4 है, तो दोनों जुड़ के आ जाएगा 5/4, 5/4। सेटिस्फाई कर गया। पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ध्यान देना। दूसरा तरीका मैं सिखा रहा हूँ वैल्यू पुटिंग। देखो अगर मैं बोलूँ एक शब्द होता है अपरिमेय संख्या, किसको किसको पता है अपरिमेय संख्या क्या होता है? कमेंट करके बताना। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो रूट होता है। अब मैं बोलूँ इसका और इसका जोड़ एक परिमेय संख्या है, मतलब 5/4 है। मतलब वो 5/4 कब होगा? जब साइन एक परिमेय संख्या रहा होगा। और साइन का जब मैं वैल्यू लिखता हूं तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं सर? साइन 0 डिग्री लिख सकता हूं जो कि 0 होता है, साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं जो कि 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री जो होता है 1/2 होता है। मतलब साइन 45 पे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर साइन 60 लिख सकता हूं जो कि √3/2 होता है। सर 60 डिग्री तो नहीं लिख सकता हूं क्योंकि √3/2 नहीं होगा। सर साइन 90 डिग्री लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, 90 डिग्री 1 होता है। अगर मैं कॉस का वैल्यू याद कर रहा हूं तो cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है। हमें इससे नहीं पता था cos 90 क्या होता है? 0, बस इतना पता है। अब ध्यान दो, बीच का छोड़ दो, क्योंकि मेरा साइन को 45 और 60 ले नहीं सकता, या तो साइन को 0 ले सकता हूं, या साइन को 90 ले सकता हूं, या साइन को 30 ले सकता हूं। सबसे पहले साइन को 0 लिया। जब मैं साइन को 0 लिया तो cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 + 0 1 के बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा है, मतलब ये गलत है। मैंने बोला साइन को 90 लूंगा, जब साइन को 90 लिया तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, क्योंकि cos 90 0 होता है। फिर से 1 + 0 1 होगा। सर नहीं पॉसिबल है, सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है मेरे लाल, जो कि साइन 30 है। ये आप बिना पेन उठाए बोल सकते थे। अब खुद सोचो, आपके सामने सवाल आया भैया ये अपरिमेय नहीं हो सकता। परिमेय कहां कहां पे है? 0 पर है, 90 पे है, 30 पे है। 0 लूंगा तो ये 1 आ जाएगा, 90 लूंगा तो भी 1 आ जाएगा, खत्म हो गया। सिर्फ 30 ले सकता हूं। 30 लिया 1/2 हो गया, ये √3/2 का स्क्वायर 3/4 + 1/4 1/2 5/4, एक लाइन में। अब सोच पा रहे हो, फील कर रहे हो, ये सब प्रोसेस है, एक दिन का चीज नहीं है मैं आपको। लेकिन हाँ ये बता दूं, एक दिन का चीज नहीं, लेकिन एक दिन आप जरूर करोगे। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को करो, बेसिक का सवाल है, ग्रुप डी का सवाल है। चलो, द प्राइस ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर इज 540। 2 टेबल 2 मेज और 3 कुर्सी का जो दाम है वो 540 है। आगे बोला है 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 है। 2 मेज और मतलब 2 टेबल और 1 चेयर का मूल्य 470 है। मुझसे बोला है कि 5 चेयर का प्राइस बताएं। कुछ नहीं करो, 2 टेबल से 2 टेबल हटा दो, 3 चेयर से 1 चेयर हटा दो, तो 2 चेयर, 14 से 7 गया 7, 70। 2 चेयर का दाम 70 है तो 1 चेयर का दाम 35 हो जाएगा। तो 5 चेयर का दाम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 5 से 175 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? बोलिएगा जी सर एकदम समझ में आया। अगले सवाल को देखते हैं। क्या अगला सवाल? ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिसाइडेड that maximum amount to be taken from each member is equal to the number of member. If the total amount collected is 6241, then the number of member in the group is। ये 2018 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। आप जाके खुद चेक करो, सीपीयू 2019 का पेपर। सीपीयू 2019 सेंट्रल पुलिस ऑफिसर जो बनते हैं ना, दिल्ली पुलिस में दरोगा, सीआरपीएफ में दरोगा, आईटीबीपी में दरोगा, एसएसबी में दरोगा, बीएसएफ में दरोगा, उस एग्जाम का बात कर रहा हूँ। जाके चेक करो, सेम का सेम भाषा, बस यहाँ पे 6241 की जगह दूसरा संख्या था, 4900 अलग अलग नंबर था। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, जाके आप चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। सीपीयू 2019, सीपीयू 2020, दोनों साल का पेपर। दोनों साल का मैं पास आउट हूँ, 2 बार मैंने दरोगा का एग्जाम पास किया था, दिल्ली पुलिस दरोगा का, दोनों साल। 21 हुआ नहीं था इसलिए 21 नहीं दिया था। अब इस सवाल को पहले समझो और फिर मैं बताऊंगा बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। बिना पेन उठाए रैंकर से अप्रोच से। छात्रों की एक समूह ने तय किया कि जितने लोग होंगे उतना उतना पैसा देना है। मान लीजिए x लोग हैं तो x रुपए देने हैं, तो पैसे कितने आ गए? x स्क्वायर। लेकिन बोला कितने रुपए आया? 6241 रुपये। तो मुझसे कोई पूछेगा कितने लोग हैं या फिर कितना रुपया एक आदमी दे रहा है, दोनों बता दूंगा।
अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 6241 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6241। दो तरह के बच्चे होंगे फिर से। एक बच्चा होगा जो 6241 को लगेगा सॉल्व करने जल्दी जल्दी, कि 6241 ऐसे हो सकता है सर, दो पेयर बना लिया, 7 7 49 कर लिया, 7 7 14 हो गया, एक साथ यहाँ आ गया। 8वीं क्लास में जो पढ़ा है 12 से 9 गया 3, 5 से 4 गया 1, 13 से 41 हो गया, क्या रख दूँ यहाँ पर? क्या रख दूँ सर? 9 रखा तो सेटिस्फाई कर गया, 9 रखा तो सेटिस्फाई कर गया, 9 81 और आ गया 79 आंसर। ये ऐसा कोई करेगा, जल्दी जल्दी करने लगेगा। 8th क्लास में ये तरीका पढ़ते हैं ना कि पीछे से पेयर बनाओ और बेसिक से सॉल्व कर दो। मैं आपको नहीं करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक तो आना ही चाहिए, साथ के साथ ऑप्शंस के साथ खेलने आना चाहिए। अगर ने बोला कि ऑप्शन को देखा 77 71 79 81, क्या दिमाग में चला? सबसे पहले मेरे दिमाग में तो क्या चला, 6241 के पास में एक संख्या है 80 का स्क्वायर, 8 8 64, 6400 होता है 80 का स्क्वायर। सर हमने इतना बता दिया कि आंसर जो होगा 80 से छोटा होगा, मतलब 81 नहीं हो सकता है, ये देखते ही बोल दूंगा 80 से छोटा होगा। अगला चीज सर 70 का स्क्वायर क्या होता है? 7 7 49, 4900। अगर 71 जाएगा तो 5000 हो सकता है, 51 हो सकता है, 52 हो सकता है। 71 का स्क्वायर इससे बड़ा थोड़ी हो सकता है, 62 से थोड़ी हो जाएगा, तो 71 नहीं होगा। अब आंसर या तो 77 होगा या तो 79 होगा। पहला चीज सर 77 का स्क्वायर करूंगा तो 7 7 49, इसका जो इकाई अंक आएगा वो 9 आएगा। हमें नहीं याद है, हमें नहीं याद है उसका क्या आएगा वैल्यू, भूल गया हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं इतना बता सकता हूं कि 77 का स्क्वायर करूंगा तो उसका इकाई अंक 9 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सिर्फ 79 ऐसा है जिसका इकाई अंक 1 आएगा। ऑप्शन इसे सॉल्व करो। Two train starting from two different stations situated at a distance of 200 km towards each other at the same time meet each other at a distance of 110 km from one of the station. Find the ratio of their speed. 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो गाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है। बोला गया 200 का डिस्टेंस था दोनों के बीच में। देखो भैया एक काम करना, पॉज करके जरूर सॉल्व करना, कॉपी पेन लेके जरूर सॉल्व किया करो। देखो थोड़ा पसीना तेज आ रहा है, उसके लिए माफ करना, बहुत गर्मी लग रहा है ज़्यादा। इसमें क्या है ना, बहुत सारा लाइट जलता है, कंप्यूटर चलता है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगता है। अब मैं बोलूँ आपसे, दोनों के बीच में 200 का डिस्टेंस था, बोलोगे जी सर। अब एक से 110 किलोमीटर बाद दूसरा मिला, मतलब मान लेते हैं यहाँ मिला, तो इसका डिस्टेंस 110 किलोमीटर है और इसका डिस्टेंस 90 किलोमीटर। एक सेम चीज़ है। देखो आप सवाल को पढ़ना, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक चीज पढ़ो, एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली, मतलब एक समय। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर समय समान हो, अगर टाइम इज सेम, अगर समय समान हो, तो जो मेरा डिस्टेंस का रेशियो होता है वही मेरा स्पीड का रेशियो होता है। अगर टाइम सेम हो, दो लोग सेम टाइम इंटरवल के लिए चले हैं, तो जो उनके दूरी का चला गया दूरी का रेशियो होगा वही उनका चाल का रेशियो होगा। अब मैं बोलूं एक के द्वारा 110 किलोमीटर चला गया है और एक के द्वारा 90 किलोमीटर चला गया है, तो जो इनका रेशियो होगा 11:9, तो यही इनके डिस्टेंस का भी रेशियो होगा और यही इनके स्पीड का भी रेशियो होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट हमें याद था। इस सवाल को करो। मैं चाहता हूं, देखो ग्रुप डी का सवाल है, मजेदार सवाल है ये सवाल। जब देखो क्या है ना, मैं पेपर खुद से बनाता हूं, पेपर को खुद से मार्क करता हूं, जितने इंपॉर्टेंट सवाल है खुद छांटता हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास आदमी लगे हुए हैं, मैं जब भी टाइम मिलता है खुद से पेपर सॉल्व करता हूं, किताब को सॉल्व करते रहता हूं। और जो इंपॉर्टेंट सवाल मेरे एनालिसिस के थ्रू मिलता है, जो भी मैंने अपने करियर में पढ़ाई करते टाइम चाहे पढ़ाते टाइम जो भी एक्सपीरियंस किया, उसके अकॉर्डिंग सवाल छांटता हूं। अब ये सवाल मुझे दिखा, फिर से मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, ये सवाल में फंसेगा बच्चा। चलो मैं बेसिक से सिखाता हूं, बताओ इस सवाल को। मैं बोला है 16 32 64 128 द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। 10 पदों का योग बताना है। इतना तो पता चल रहा है कि जीपी में चल रहा है। जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है सर, कोई संख्या ए है, अगला ए आर हो जाएगा, अगला ए आर स्क्वायर हो जाएगा टिल ए आर टू द पावर एन। मतलब हर बार कुछ ना कुछ संख्या से मल्टीप्लाई होते हुए आगे बढ़ेगा। देखो 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। इसका पूछा जाएगा अगर सम, जो इसका सम आता है सम ऑफ जीपी टर्म्स, वो आता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब कोई बेसिक सा शरीफ बच्चा होगा, प्यारा नन्हा मुन्ना हमारा बालक छोटा भाई, वो क्या करेगा? वो फॉर्मूला रटा रहेगा, लगा देगा टप से। कैसे लगाएगा? देखो 16 इंटू, अब इसका आर क्या है, मतलब जिस संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई? 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं, तो 10 और माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 16। अब 2 के पावर 10 कई लोग होंगे जिसको नहीं याद होगा, आज के बाद आप याद रखना 2 के पावर 10 ग्रुप डी में हो, रेलवे के एनटीपीसी में हो, हर बार पूछा गया है। 2 के पावर 10 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 2 के पावर 10 को आपको याद रखना ही रखना है। वो होता है 1024। इसे हम लोग 4 के पावर 5 भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग 32 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर बोलो 1024 माइनस 1 1023, मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 48 की 8। अब इतना करे काफी है, 8 आ गया। एक ही ऑप्शन में आपका 8 था आंसर।
अब इस सवाल में क्या चाहिए आपको? सबसे पहले इस सवाल में चाहिए कि आपको याद होना चाहिए हर एक चीज, आपको याद होना चाहिए हर एक फॉर्मूला, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आइए भाई अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल है a इज इक्वल टू 120% ऑफ b, देन b इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ a प्लस b। अगर a b के 120% के बराबर है, मैं किया a अगर b के 120% के बराबर है तो कर दिया, 0 से 0 खत्म, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10। तो मैं लिखा a अनुपात b क्या आया सर? a अनुपात b आया 6/5। अगर a 6 है तो b 5 है। अब मुझसे पूछा है कि b a प्लस b का कितना प्रतिशत है? सर b 5 है और ये a प्लस b के 5/11 इंटू 100, 5/11 मतलब 500/11। अगर सॉल्व किया तो 11 चौके 44, 6 बचा, 11 पचे 55, 45 देखा, आंसर टिक कर दिया। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 45 सही 5/11% जो है वो सही उत्तर है इस सवाल का। क्लियर है जी सर? इस सवाल को हम नहीं कराएंगे। सर क्यों नहीं कराएंगे इस सवाल को? जो सेट 1 देखे होंगे वो लोग कमेंट करना कि हाँ सर हम लोग सेट 1 देखे हैं। यस सर हमने सेट 1 देखा है और मैंने उसमें ये सवाल सिखाया है, तो आप वहां पे खुद करना। अगली चीज आप देखो, अगली चीज आप देखो, ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है आपका अलजेब्रा का, जो कि लास्ट क्लास में भी ऐसा एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। उसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था, कितने लोगों को याद है? उसमें हमने माइनस वाला सिखाया था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को माइनस किया जाए a माइनस बी के होल स्क्वायर, और नीचे उसमें कुछ और था डिवाइड करने के लिए, और यहाँ पे कुछ और है। जब ये होता है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो ये क्या आता है 2। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, इसको a लिखूं इसको b लिखूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। तो आपके सामने यही फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर में जोड़ के और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया गया है, तो आंसर क्या आएगा 2। ये सिर्फ डराने के लिए दिया गया है, वही हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाला कहानी है। इस सवाल को सॉल्व करो। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 14.5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 13,464 आफ्टर 6 साल, व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड। बोला है कि 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 साल बाद 13,464 हो जाता है। आपको रैंकर्स अप्रोच में लास्ट क्लास में भी ऐसा एक सवाल कराया था कि जो r इंटू टी प्रतिशत होता है वो ब्याज होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, और जो अमाउंट होता है वो 100% प्लस RT प्रतिशत होता है, और ये इंटरेस्ट होता है जो r इंटू टी प्रतिशत होता है। ये बात आपको याद है? अगर याद है तो यस सर कमेंट करना, और आगे मैं एक एक कॉन्सेप्ट याद करा दूंगा। मैं बोला क्या भैया कि 14.5 इंटू 6, तो 6 पचे 30, 14 छके 84, 3 87, 87%। ये 87% क्या हुआ? 87% ब्याज हुआ। लेकिन ये बोला है कि 14.5% पर साधारण ब्याज पर 6 साल में इतना का मिश्रधन हो जाता है, मतलब उतना रुपया चेंज होकर हो जाता है। तो मेरा मिश्रधन क्या होगा? 100 प्लस 87, 187। मतलब हमें 187% की वैल्यू दिया हुआ है और 100% का वैल्यू पूछा है। बोलोगे जी सर, तो मैं बोला कि 187% की वैल्यू क्या दिया हुआ है? आप बोलोगे सर 13,464 दिया हुआ है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 13,464 बटे 187। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 13,464 बटे 187 गुणे 100। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 7 119। कोई सोचेगा सर 17 से इतना जल्दी कैसे काट लिया? मुझे पता ही जब तक कटेगा नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं, तो काटना पड़ेगा उसे। 17 7 119, कितना बच गया? 15, 17 9 153, 17 दूना 34, 11 से काटा, 11 से 77, 11 दूना 22, 72 इंटू 100, 7200 जो है वो सही उत्तर है। 7200 जो है वो सही उत्तर है। क्लियर है जी सर? क्लियर है। अगले सवाल करो। अगले सवाल को करना है सभी को। मैं चाहता हूं इस सवाल को देखता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो रैंकर से अप्रोच से करेंगे। मैं इसका बेसिक नहीं सिखाऊंगा। अगर आप बोलोगे सर हाँ इसका बेसिक सिखाओ, अगर आपके कमेंट भरपूर आते हैं तो मैं इसका ना एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कैसे तेज जोड़ते हैं। आज मैं तेज जोड़ने सिखाता हूं सीधा। देखो क्या है, वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात करिए जिसको इतने में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण संख्या है, मतलब उसके बाद एक उस संपूर्ण संख्या बन जाए, उसमें कोई बट्टा वट्टा ना रहे। हमने सबको जोड़ दिया। 3 6 9 4 13 5 18 7 25 25। अब देखो, अब आप ध्यान से देखना, मैं यहां पे दिमाग लगाऊंगा। अब इसका बेस 3 है, इसका बेस 12 है, इसका बेस 36 है, इसका बेस 12 है। हमने सबका बेस 36 बना देना है। अगर मैं 12 दूना 24 बटे 36, ये 7 या 21 बटे 36, तो 24 और 21 45, 45 और 9 54, और 54 और 3 57, 57 बटे 36। 3 से काटोगे 19 दिया 57, 12 दिया 36। इस 19 में क्या जोड़ दूं? इस 19 में क्या जोड़ दूं कि मेरा ये एक नॉर्मल संख्या बन जाए? साफ साफ दिख रहा है 5 जोड़ दीजिए। 5 बटे 12 जोड़ेंगे 19 5 24 बटे 12, ये कट के आ जाएगा 2, एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। आप ये जोड़ने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप इसी को जोड़ लेते। सीधा आपको इस फ्रैक्शन को जोड़ना पर आंसर आ जाता कि आप इस 2 बटे 3 को क्या लिख सकते थे? 24 बटे 36, 21 बटे 36, 9 बटे 36, 3 बटे 36, 3 9 12 21, 12 21 कितना होगा? 33, और 33 24 57 बटे 36। क्लियर है? बोलोगे जी सर। चलो अगले सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल बेहतरीन सवाल एनटीपीसी में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल। बोला गया है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0 आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इस सवाल को सॉल्व करो कि अगर दिए गए समीकरण का मूल बराबर है तो एम का मान क्या है। अगर कोई दिया गया इक्वेशन ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसका अगर रूट्स बराबर है, मूल बराबर है, तो ये क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर होता है 4ac के। मतलब इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट और इसके कॉफिशिएंट में एक छोटा सा रिलेशन देता है। अब देखो मैं बोला यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है, m प्लस 1, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 4 प्लस m और प्लस c। अब कोई मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे लुल्लू पुल्लू गुड्डा गुड़िया होगा तो मेरे भाई क्या करेगा, वो m प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देगा, m स्क्वायर 2m1। अरे मेरे भाई नहीं करना है, आपके सामने ऑप्शन है, मैं बोलूंगा कौन सा ऑप्शन पुट करूंगा सेटिस्फाई कर जाएगा। मैं अगर m को 0 पुट करता हूं, m को 0 पुट किया तो 0 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 इंटू 4 प्लस 4 चौके 16 प्लस 1, क्या 1 बराबर 17 होगा, नहीं, तो ऑप्शन 1 खत्म। ऑप्शन सी पुट कर दो, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यहां 4 इंटू 4 प्लस 2 6, सर 4 6 24, तो यही हो गया। हमने -1 पुट कर दिया, -1 पुट किया तो 0 हो गया, अब -1 यहां पुट किया तो सर यहां पर भी तो 4 दिया बार, ये भी नहीं होगा। मुझे एक ही ऑप्शन बचा, अब मेरे को चेक ही नहीं करना है, डी को चेक ही नहीं करना है। मैं 3 को गलत प्रूफ कर दिया तो चौथा चेक नहीं करूंगा। अच्छा चेक कर लो, 5 1 6 का स्क्वायर 36, 5 4 9 चौके 36, भैया सब कुछ सही होना चाहिए था, आ नहीं रहा है यार। 5 4 9 चौके 36 प्लस 1 37 हो जाएगा, -3 करोगे तो अच्छा अच्छा यहाँ पे पता नहीं हमारा बुद्धि का हो गया है, 4a इंटू सी होगा ना, 4a इंटू सी होगा ना, c 1 है 4ac, भैया हम जोड़ लगा दिए थे, सेटिस्फाई कर गया। 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 प्लस 5 36, ठीक है ठीक है। आ जाओ भाई अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी 75% मोर इफिशिएंट देन ए। बी जो है ए के तुलना में 75% अधिक कुशल है, कससल नहीं कुशल है। 75% का मतलब क्या होता है सर, 75% का मतलब होता है 75 बटे 100, तो 25 दिया 75, 25 100 के 100, 3 से 4, मतलब अगर ए का क्षमता 4 होगा तो बी का क्षमता 4 से 3 ज्यादा 7 होगा। 75% ज्यादा है तो 4 से 3 ज्यादा होगा, है कि नहीं है, बोलोगे एकदम है सर। बोला है कि अगर ए 20 दिन में काम करता है तो बी कितने दिन में करेगा। ए 4 के क्षमता से 20 दिन टाइम ले रहा है तो 4 गुणे 20, टोटल काम क्या हो जाएगा, 4 गुणे 20 80 हो जाएगा। अब मैं बोलूं मेरे लाल, इस 80 काम को बी 7 के क्षमता से कितने दिन करेगा, 80 बटे 7, 7 एकम 11 7 77, 11 सही 3 बटे 7 दिन, 11 सही 3 बटे 7 दिन। क्या आपको चीजें क्लियर है, बोलोगे एकदम क्लियर है सर। क्लियर है तो इस सवाल को सॉल्व करो। बोला है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं पहले ही बोला हूं शुरुआत में कि आज थोड़े एडवांस के ज्यादा क्वेश्चन लाया हूं, आप देख रहे होंगे अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री आपको ज्यादा मिल रहा है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 एंड ए सी बराबर 8, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ड्रॉन इनसाइड द ट्रायंगल। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। दो केस होता है, एक अंतःवृत्त बोलते हैं और एक बाह्य वृत्त बोलते हैं। अंतःवृत्त यहां फॉर्म होता है, ये होता है अगर P ये है P, ये है B, यह है H, तो जो रेडियस आता है इसका वो आता है P प्लस B माइनस H बटे 2। और एक होता है हमारा बाह्य वृत्त जिसको हम लोग सरकम सर्कल कहते हैं, और ये कुछ ऐसे फॉर्म होता है, और जो इसका रेडियस आता है वो आता है H बटे 2। याद रखो दोनों के दोनों। मुझे अंतःवृत्त का बात हो रहा है, अंतःवृत्त का बात हो रहा है। बोला गया ना ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जहां A बराबर 90 है, A बराबर 90 है। अगर A 90 है तो ये B हो गया, ये C हो गया। AB बराबर 6 है और AC बराबर 8 है, तो अगर ये 6 है ये 8 है, तो कभी बचपन में 6 8 10 इसे ट्रिपलेट पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो याद कर लो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये 6 है ये 8 है तो इसका लेंथ आएगा, मान लो ये x है तो x स्क्वायर आता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर होता है 36 प्लस 64, तो x बराबर हो जाएगा यहां से 10। अब मैं बोलूं कि बोला कि इसके अंदर एक वृत्त है, बढ़िया वृत्त नहीं बना पाए, मैडम हमारी खिसिया जाएंगी, बहुत बचपन में मैडम हमारी डांटती थी बढ़िया से तुम गोला नहीं पार पाता है। देखो कोई बात नहीं, मैडम गई जहां भी, मैडम गई तेल लेते हमारे मुंह से निकल रहा था। अब हम लोग फोकस करेंगे सवाल पे भी बिना टाइम पास किए। देखो आ जाओ, सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो R बराबर है P प्लस B माइनस H बाई 2। छोड़ो मैडम हमें बहुत मारी है यार, बड़ा दुख होता है, अरे छोटा बच्चा है थोड़ा टेढ़ा बना देता है, क्या दिक्कत है। लेकिन मैडम की बिटिया बड़ी सुंदर थी, मैं आप लोगों से बता रहा हूं, अगर वो आज भी सुनेगी तो समझेगी कमीना अभी भी बदला नहीं। 8 से 14 माइनस 10 4 बटे 2, रेडियस क्या आ गया 2, ठीक है बोलोगे ठीक है सर।
रेडियस आपका 2 आ गया, बोलिएगा जी सर। अगर रेडियस 2 आ गया भाई तो मुझे क्या पूछा गया, जो दिया गया वृत्त है उसका परिमाप बताएं। वृत्त का परिधि क्या होता है सर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू 2, तो 2 दूना 4 पाई उत्तर होगा। क्लियर है, बोलिएगा जी सर। एकदम क्लियर है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस सवाल को सॉल्व करिए। The average marks obtained by your student in a 5 subjects is 75. The average of his first 2 subject is 65 and the average of his last 2 subject is 85. How many marks did he get in third subject? एक छात्र 5 विषय में प्राप्त करता है औसत 55 अंक, 75 अंक, 2 में उसे 65 मिलते हैं और बाद के 2 में उसे 85 मिलते हैं। तो बताइए कि जो तीसरा बीच वाला उसे कितना मिला होगा। मैं सीधा रैंकर से अप्रोच से सिखाता हूं, अगर बेसिक नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट करना कि सर 20 नंबर का थोड़ा बेसिक सिखा दीजिए। देखो एक शब्द होता है डेविएशन, डेविएशन लगा देंगे। सर 5 गो का 75 है और 2 गो का 65 है, तो कितना कम है सर 10 कम है। कितने संख्याओं पर, तो 2 संख्याओं पर, तो 10 गुणे 2 यहां पर 20 कम है। और मैं बोलूं कि 2 का कितना है 85, कितना ज्यादा है प्लस का 10, कितने विषयों पर 2 विषयों पर, तो 10 गुणा 2 20 ज्यादा है, तो 20 माइनस 20 जीरो का डेविएशन आया। मतलब जो मेरा तीसरा सब्जेक्ट होगा उसका एवरेज 75 का 75 आ जाएगा, उसमें डेविएटेड पार्ट जो है वो 0 है। 75 में अगर 0 ऐड किया तो 75। क्लियर है, बोलोगे जी सर क्लियर। इस सवाल को सॉल्व करो। मैं चाहता हूं इस सवाल को बच्चे कमेंट में करेंगे सॉल्व। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि 5 यहां पुट कर दिए, 5 यहां पुट कर दिए, 5 यहां पुट कर। अगर आप ऐसे करते हो तो कमेंट करना कि सर ऐसे कर रहा हूं तो मैं बहुत ही लतराऊंगा। इस सवाल में आपको ये 5 यहां पुट करके नहीं करना है, आप दिमाग लगाओ, आप दिमाग यूज करो इस सवाल में कि आपको 5 बिना पुट किए कैसे सॉल्व करोगे, आंसर लाओगे। ठीक है, ठीक है। अगले सवाल को देखो। ए बैग कंटेन्स 30 बॉल्स लेबल्ड 1 2 3 4 टिल 30। तो बोला है कि ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बैग में 30 गेंद रखी है जिन पर 1 2 3 4 5 और 30 तक लिखा हुआ है। अगर बैग से रैंडमली एक गेंद निकाल दिया गया तो क्या चांसेस है कि वो जो गेंद आएगा वो 4 या और नहीं या 6 से विभाज्य हो। 4 या 6 से विभाज्य होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। अगर मैं बोलूं 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है, तो बोलोगे सर 4 विभाज्य है, 8 विभाज्य है, 12 विभाज्य है, 4 चौके 16 विभाज्य है, 4 5 20 विभाज्य है, 4 6 24 विभाज्य है। मतलब कोई भी संख्या आ सकता है। अगर उस पर बॉल पे 4 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, 16 लिखा है, 20 लिखा है, 24 लिखा है, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो हमारा काम हो जाएगा। 6 का मल्टीपल 6 12 18, 6 चौके 24 और 6 5 30। सर यहाँ पे 4 7 28 भी तो हो सकता था। हाँ, तो इतने बॉल्स संभव थे, लेकिन नहीं सर इतने बॉल संभव नहीं थे। यहाँ आप देखो 12 12 2 बार लिख लिए हो, 24 24 2 बार लिख लिए हो। मतलब मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉल संभव है। मतलब ऐसे 10 बॉल है जो या तो 4 से या तो 6 से कट रहा हो। मान लिया मेरे पास एक झोला था, उस झोला में 30 बॉल थे। 30 बॉल में जिस पे 4 लिखा है, जिस पे 8 लिखा है, जिस पे 12 लिखा है, जिस पे 16 लिखा है, जिस पे 20 लिखा है, जिस पे 24 लिखा है, जिस पे 28 लिखा है, जिस पे 30 लिखा है, जिस पे 18 लिखा है, जिस पे 6 लिखा है, यही इतने 10 बॉल्स थे जो या तो 4 से कट जाएंगे या तो 6 से कट जाएंगे। और मैं आंख बंद करके से एक निकाल लिया, तो 30 में से 10 को ऐसा बॉल है जो मल्टीपल है, 30 में से 10 को ऐसा है जो मल्टीपल है, तो कितने का प्रोबेबिलिटी आया 1/3 का। खेला खत्म, खेला खत्म। बोलोगे जी सर इजीली हो गया। इस सवाल को सॉल्व करो। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² minus x minus 1 बराबर अल्फा and are alpha and beta, then what will be the equation whose roots are alpha बटे बीटा and बीटा बटे अल्फा। यदि समीकरण x² minus x minus 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसका मूल अल्फा बटे बीटा तथा बीटा बटे अल्फा होगा। ध्यान देना मेरी बातों को। जो तेज बच्चा होगा, जो समझदार बच्चा होगा, वो बहुत तेज इस सवाल को करेगा। मतलब एक नॉर्मल से तो बहुत बहुत तेज करेगा, बहुत तेज। वो देख के बोल देगा ना कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं हो सकता। आओ मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कैसे। कोई भी जो नॉर्मल समीकरण होता है उसका पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब जो अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स होता है, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। और आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी बाई ए होता है। अब यहां पे बोलूं इस इक्वेशन में बी क्या है, तो सर यहां पे कुछ नहीं है, तो -1 है। बी मेरा -1 है, -1। और ए क्या है 1। सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया 1 आया। सर अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी क्या है -1, सी क्या है -1। अल्फा इंटू बीटा है -1। बोलोगे जी सर। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है। अब जो मेरा नया इक्वेशन फॉर्म होगा इसी फॉर्मेट में फॉर्म होगा, बस उसका जो मूल है वो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा है, और इसका जो मूल था वो अल्फा और बीटा था। तो जो नया इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा x² माइनस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा। वही कहानी है कि सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने कुछ नहीं किया भाई, बस यहाँ पे जो रूट थे वो अल्फा और बीटा थे, और यहाँ पे जो रूट थे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा है। अब यहाँ पर ए बी होगा, यहाँ पे ए बाई बी बाई ए होगा, तो उसके अनुसार पुट कर देंगे।
हमने यहां सॉल्व किया तो ये कट गया प्लस का 1। बस इस बात को मैं देखते पकड़ लिया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो 1 है, तो यहां जो ये -1 का बवाल दिया है ना, ये नहीं होगा आंसर। मैं देखते ये लाइन बोला था ये दोनों आंसर नहीं होगा, कहां से बोला था समझ गए, मतलब कितना आगे का सोचा गया था, समझ में आ रहा है। आपको ऐसे ही सोचना है, 3 स्टेप 4 स्टेप आगे कैसे देखा जाता है आपको देखने सीखना है। अब मैं बोला क्या होगा, अब मुझे अगर अल्फा यहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, बीटा यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन एक्स। अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा का। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 और ये 1। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये -2 उधर जाएगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 3 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, +1 बराबर 0। यहां पे भी 0 लिखना छूट गया था, 0। तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है, बोलोगे जी सर तगड़े से क्लियर है। ये सवाल बढ़िया सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करो। देखते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस सवाल को कर पाते हैं। फटाफट से हर एक लोगों को इस सवाल को सॉल्व करना है। क्या है सवाल कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 3 का वैल्यू क्या, सॉल्व करो। मैं तो देखते सॉल्व कर दिया था, सी स्क्वायर अपॉन ए बी आएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन, नहीं सी स्क्वायर अपॉन ए बी आएगा। बताओ हमें क्या लग रहा है कि गड़बड़ है इस सवाल का आंसर, हमें तो गड़बड़ लग रहा है इस सवाल का आंसर। चलो कोई बात नहीं, करा देता हूं, सुधार दूंगा। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, बोलोगे जी सर। हम एक काम किए, बोले सबको ए बी सी से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन के दोनों तरफ ए बी सी से डिवाइड करने पर, मतलब इसे भी ए बी सी से डिवाइड कर दिया, इसे भी ए बी सी से डिवाइड कर दिया, इसे भी ए बी सी से डिवाइड कर दिया और इसे भी ए बी सी से डिवाइड कर दिया। उस साइड भी ए बी सी से डिवाइड कर दो भाई, उस साइड भी ए बी सी से डिवाइड कर दिया। अगर मैं चारों तरफ ए बी सी से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है कि सर ए से ए खत्म, यहां ए स्क्वायर अपॉन बी सी, यहां क्या मिला बी स्क्वायर अपॉन ए सी, यहां क्या मिला सी स्क्वायर अपॉन ए बी, यहां सी से सी कट गया और यहां क्या मिला -3 बराबर 0। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी -3, अगर इसको इधर भेज दूं तो क्या आएगा -c स्क्वायर अपॉन ए बी। तो उत्तर जो आएगा -c स्क्वायर अपॉन ए बी आएगा। तो अगर इस ऑप्शन को देखो तो यहां पे क्या लिख दिया गया है, यहां पे 3 लिख दिया गया है, यहां 3 ना होकर 2 होता तो चीजें सही होती, यहां पे 2 हो तो सी स्क्वायर अपॉन बी है, सही हो जाएगा। ठीक ठीक, चलो मैं ये सवाल होमवर्क देता हूं, ग्रुप डी का वो सवाल है और मैं चाहता हूं आंसर सभी का कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 सभी का उत्तर आना चाहिए, नहीं आएगा तो हम आ जाएंगे और ओझा बाबा आते हैं, बहुत सुटाई करते हैं, बात साफ है। चलो इस सॉल्व करते हैं। ए रेक्टेंगुलर पार्क मेजरिंग 30 मीटर गुड़े 22 मीटर हैज 2 footpaths 2 meter wide, one runs from north to south and other runs from east to west and they both intersect each other in the middle of the park. If the cost of the constructing the path is 15 per square meter, then calculate the total cost of the constructing the path. 30 गुड़े 22 माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 पाथ है, एक उत्तर से दक्षिण आता है और एक पूरब से पश्चिम जाता है। बोलो ठीक है सर। मार्ग बनाने का लागत बताइए, अगर 15 रुपया पर मीटर खर्चा है। पहले ये बताओ, देखो 3 केस होता है यार, ये तो याद होना चाहिए। चलो मैं तीनों केस डिस्कस कर देता हूं। 3 केस होता है, लिखो आप बढ़िया से लिखो, कॉन्सेप्ट को अलग से लिखा करो। एरिया ऑफ पाथ में पूरे देश में, भविष्य में, विश्व में 3 ही तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जब भी आपके पाथ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 3 तरीके से पूछेगा। एक पूछेगा कि आपके पास आयत है, इसके बाहर बाहर से रास्ता निकाल दिया गया। एक पूछेगा कि आपके पास आयत है और इसके अंदर अंदर से रास्ता निकाल दिया गया, और एक पूछेगा कि आपके पास आयत है, इसके बीचों बीच रास्ता निकाल दिया गया। ये आपके टोटल 3 तरीके से पूछता है। अगर बाहर से निकाले, मान लो एक साइज का बाहर से निकाला, तो जो एरिया ऑफ पाथ आता है, एरिया ऑफ पाथ को ना AOP लिख देता हूं, AOP, वो आता है 2x इंटू L प्लस बी प्लस 2x। अगर ये बाहर बाहर के बजाय अंदर अंदर निकाल दे तो एरिया ऑफ पाथ आता है 2x इंटू L प्लस बी माइनस 2x, और ये बीचों बीच निकाल दे तो एरिया आता है x इंटू L प्लस बी माइनस x, x इंटू L प्लस बी माइनस x। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो आपसे ये तीसरा वाला केस में पूछा है, बोला ना कि 2 मीटर चौड़ा फुट निकाला गया बीचों बीच, ऐसे ऐसे ये 2 मीटर चौड़ा निकाला गया, ये 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा। अब फॉर्मूला याद है सर, क्या होता है x इंटू L प्लस बी माइनस x।
तो 2 इंटू एल मेरा 30 है, बी मेरा 22 है और एक्स मेरा 2 है। तो 22 से 2 गया 20, 30 20 50, तो 2 गुणे 50। तो जो मेरा एरिया ऑफ पाथ आ गया वो 100 आ गया। 100 मीटर स्क्वायर मेरा पाथ का क्षेत्रफल आ गया। मुझसे बोला है कि 15 रुपया 1 मीटर में खर्चा हो रहा है, तो मेरा 100 मीटर में 100 गुणे 15 मतलब 1500 रुपया खर्च होगा। 1500 रुपया मेरा खर्च होगा। क्लियर है भैया? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है सर। क्लियर है तो आप इस सवाल को सॉल्व करो। मैं इस सवाल को नहीं कराऊंगा। कोई बोलेगा काहे? मन नहीं कर रहा है। सर क्यों मन नहीं कर रहा है? आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेवारी रहनी चाहिए ना कि आप सोचो, आप करने की कोशिश करो। तो ये टाइम एंड वर्क का एक हलवा सवाल आप लोगों के लिए। आइए इसे करते हैं। इफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इक्वल टू द बेस एंड द हाइट ऑफ अ कोन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड 3:1। यदि एक बेलन की आधार की ऊंचाई एक शंकु की आधार की ऊंचाई के क्रमशः बराबर है तो बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा? पहले बेसिक सिखाता हूं। बेलन जो होता है कुछ ऐसा बनता है, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु जो है कुछ ऐसा बनता है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, मुझे से बोला कि आर भी बराबर है और एच भी बराबर है। आर भी बराबर है और एच खुद ही बोल रहा है कि सर बेस ऑफ हाइट, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट बराबर। आधार की त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या छूट गया, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः बराबर है। तो त्रिज्या से त्रिज्या कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। तो जो बचा वो क्या बचा? 1/3। ये 3 बटे में है तो इधर आ जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 3:1। आप खुद बताइए क्या इस सवाल के में कुछ दम था? सर बिल्कुल दम नहीं था। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ भैया। चलो इस सवाल को, एक्चुअली ना एक सवाल ज्यादा आया था, 2 सवाल ज्यादा आए थे, तो मैं उन सवालों को हटा दिया। आ जाओ ये आखिरी सवाल करते हैं। इस सवाल को कराऊं? बताओ इस सवाल को कराऊं? कंपैरिजन सिखाया था आखिरी क्लास में। कितने लोग कंपैरिजन याद है? कंपैरिजन में 2 मेथड सिखाया था। जो मॉक टेस्ट 1 देखे होंगे उन्हें 2 मेथड पढ़ा होगा। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाया था और एक डिफरेंस मेथड पढ़ाया था। मैं चाहता हूं इस सवाल को भी आप खुद से करो और आप हमें कमेंट करके बताओ कि कौन सा इसमें से बढ़ते हुए क्रम में है। आप भाई कैसा लगा क्लास ये बताओ। 30 क्वेश्चन मैंने फिर से आज कराया आपके लिए। आप लोग सपोर्ट और प्यार अच्छे से दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं जितने हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, यार है, उस सबको रेलवे योद्धा से जोड़ो। आपके कोई भी दोस्त हो सकते हैं, कोई भी आपके गांव में लड़का हो सकता है जो रेलवे का तैयारी करता है, उसे रेलवे योद्धा से जोड़ो। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, जो आपके लाइक आते हैं, वही हमारे लिए मोटिवेशन है। जो आप इतने अच्छा कमेंट करते हैं, ओझा बाबा की जय हो, सर आप ये पढ़ा दिए, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं, रैंकर से अप्रोच सिखाते हैं, भाई वही हमारा मोटिवेशन है। हम बस ये चाहते हैं कि रेलवे योद्धा को हर एक रेलवे एस्पिरेंट के पास पहुंचाओ। आप व्हाट्सएप का स्टेटस में शेयर कर सकते हो, फेसबुक स्टोरी में शेयर करो, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, जहां मन करता है वहां शेयर करो। रेलवे योद्धा पे आपको कंप्लीट मैथ फ्री में पढ़ाऊंगा। आपके अगर डिमांड आते हैं, बच्चे बार बार बोलते हैं सर चैप्टर वाइज लेकर आइए, थ्योरी भी पढ़ाइए, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाइए, टाइप वाइज क्वेश्चंस को पढ़ाइए, लेवल वाइज क्वेश्चन को पढ़ाइए, पेड बैच की तरह पढ़ाइए, वैसे पढ़ाऊंगा। भाई मैं पहले बिहार एसएससी के बच्चे हमें सपोर्ट किए थे, 60 घंटा का एकदम कंप्लीट मैथ्स का कोर्स हमने उन्हें दिया, बेहतर एकदम लेवल वाइज पढ़ा के। उनके सपोर्ट पे फिर हमने 35 घंटे का रीजनिंग का कोर्स दिया, 25 मॉक टेस्ट दिया। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं उनसे भी बेहतर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और आपके लिए ना सिर्फ मैथ का क्लास, अगर आपका सपोर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से दिख के आया, आपका प्यार बहुत अच्छे से दिख के आया, आप लोग बहुत दबा के शेयर किए, दबा के कमेंट किए, पहले ये कमेंट करो क्या यहां तक क्लास देखे हो? आप एक कमेंट करना हाँ सर लास्ट तक क्लास देखा हूं। तो मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का, जीके का, साइंस का टेस्ट, टारगेट, मॉक टेस्ट के साथ साथ एनालिसिस, उसका हर एक चीज लेकर आऊंगा। तो रेलवे के बच्चे जितना हमें प्यार देंगे, जितना अपने ओझा बाबा को प्यार दोगे, ओझा बाबा उतना ही आपके लिए खुल के जिएंगे और खुल के आशीर्वाद देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को, नमस्कार। अगले सेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से मिलूंगा।